अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कि काबुल एयरपोर्ट जोरदार धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने काबुल एयरपोर्ट के मशरकी दरवाजे पर धमाके और फायरिंग की तस्दीक की है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था और 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि अमरीकियों समेत 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके के वक्त गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी था। अफगानिस्तान का अमन दहशत गर्दों से बर्दाश्त न हो सका। खदशात के ऐन मुताबिक दुश्मनों ने काबुल के हवाई अड्डे के मशरकी दरवाजे पर खुदकुश धमाका किया, जिसके बाद फायरिंग भी की गई। धमाके में मुतअद्दिद अफराद जान से गए और कई एक जख्मी हुए। धमाके के बाद हवाई अड्डे पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज जगहों की जानिब भागने लगे। काबुल के हवाई अड्डे से अमेरिका समेत नेटो के दीगर ममालिक के फौजियों का इनखराज जारी था। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। हवाई अड्डे पर मौजूद किसी तैयारे को परवाज की इजाजत नहीं दी गई। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के बौखलाहट में इनखला की वजह से काबुल एयरपोर्ट पर कई रोज से अफरा तफरी का माहौल है। अमरीका और इत्तेहादी फौज ने अफगानिस्तान से जाने की जल्दी में कई अफराद की जान की परवाह भी न की। काबुल के हवाई अड्डे पर खवातीन समेत दीगर सहूलतकारों को धक्के दे देकर भगाया जा रहा था। रिपोर्ट आपने देखी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के बाहर जोरदार धमाके से बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक और तालिबान के गार्ड समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। अभी काबुल में क्या सूरत हाल है और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, ये जानते हैं सहाफ़ी अरशद यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, अभी एयरपोर्ट पर कैसा माहौल देख रहे हैं आप और जख्मियों की क्या सूरत हाल बताई जा रही है? जिस तरह आपने बताया कि 13 अफराद के हलाकत की अभी तक तस्दीक हो चुकी है। ये मैं समझता हूँ 13 से ज्यादा है, क्योंकि जो फुटेज मिली है तालिबान और दूसरे लोगों ने शेयर की है उसमें काफी ज्यादा लोगों के हलाक होने की खदशा है। इसके अलावा बताया गया है कि 52 अफराद जख्मी है, ये कंफर्म है। इससे भी तादाद बढ़ सकती है। मुझे बताया गया है कि सैयद शाहीन साहब जो है तर्जुमान तालिबान के, उन्होंने भी तस्दीक की है कि 2 धमाके हुए हैं और दोनों एयरपोर्ट के अंदर हुए हैं। एक एबी गेट जो है या जो ईस्टर्न गेट है वहां पर, उसके अंदर, और फिर एक इसके अंदर फिर एक है होटल है, उसके पास धमाका हुआ है और साथ में फायरिंग की भी इत्तलात हैं। तो ये तो है कि अमेरिकियों के भी इसमें जख्मी होने के साथ हैं और कैजुअल्टीज भी हैं। शायद तालिबान भी दावा कर रहे हैं कि गेट पर खड़े उनके एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इसमें तो बताया जा रहा है कि इमरजेंसी है हॉस्पिटल्स में और एम्बुलेंसेज जो हैं वो आज पहली दफा काबुल में 8-10 दिन के बाद पहली दफा वुंडेड्स को अस्पतालों में ले जाया गया है। अच्छा अरशद, आवाम का एक जमे गफीर उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद था, अब वो सब लोग कहाँ हैं और क्या सब महफूज हैं इस वक्त? जी, यही है कि हर गेट पर तकरीबन हजारों की तादाद पर लोग होते हैं और ये लोग भगदड़ में कुछ तो एयरपोर्ट से बाहर निकले, कुछ धमाके की जगह से काफी दूर निकल चुके हैं। तो तस्वीरें शेयर हुई हैं सोशल मीडिया पर और जो एयरपोर्ट के अंदर से लोगों ने शेयर की हैं उसमें काफी जख्मी लोग वहीं पर पड़े हुए अभी तक, और बाकी जो लोग हैं वो वहां से दूर हटने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन बाहर जो है तालिबान उसको। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, सहाफ़ी अरशद यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे। अरशद, आपका शुक्रिया। और काबुल धमाके के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन और बरतानवी वजीर आजम ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल और धमाके में हलाकतों पर बात की गई। अमरीकी फौज को इनखला तेज करने के लिए मजीद तैयारों की फराहमी पर भी गौर किया गया। फ्रांसीसी सदर ने काबुल से मजीद अफगानों को फ्रांस लाने की मंजूरी दे दी है। फ्रांसीसी सिफारतकारों को पेरिस से ही फ्रांसीसी फौजियों के लिए काम करने वाले अफगानों की मदद के लिए इकदाम की हिदायत कर दी गई है। अमरीकी हुकाम ने काबुल एयरपोर्ट धमाके से 14 घंटे कबल ही मुमकिना दहशतगर्दी के खदशात से आगाह कर दिया था। स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट आने से रोक दिया था और ईस्ट, नॉर्थ और एबे गेट के करीब मौजूद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। दूसरी जानिब बरतानी हुकाम ने भी अपने शहरियों को दहशतगर्दी के इम्कान से आगाह किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद की अमरीकी फौज और नेटो की दरखास्त मंजूर कर ली।
5000 से जायद मुसाफिरों को फौजी तैयारों के जरिए कराची और इस्लामाबाद लाया जाएगा। वजारत खारजा और कमिश्नर कराची के इंतजामात के लिए जारी मरासले जी न्यूज को मौसूल हो गए हैं। देखते हैं जावेद चौधरी की रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से इनखला में मदद की अमरीकी फौज और नेटो की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 20 अगस्त को पाकिस्तानी वजारत खारजा को अमरीकी सफारत खाने का खत मौसूल हुआ। 3 कैटेगरीज पर मुसाफिरों को ट्रांजिट सहूलियात की फराहमी की दरख्वास्त की गई। कैटेगरीज में अमरीकी सफारत खान व शहरी, अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ ममालिक और अफगान शहरी शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों समेत अफगान शहरी भी शामिल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इन तैयारों की लैंडिंग का आगाज हो गया, जिनके जरिए 31 अगस्त तक कम से कम 8 परवाजों के जरिए 3000 मुसाफिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुसाफिरों को 21 रोजा ट्रांजिट वीजा भी जारी किया जाएगा। काबुल से 2000 गैर मुल्कियों और अफगानी को लेकर परवाज़ें कराची में भी लैंड करेंगी। अमरीकी फजाइया के फी जहाज 500 मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही ट्रांजिट वीजा फराहम किया जाएगा। कमिश्नर कराची की जारी करना मुतासले के मुताबिक मुसाफिरों को रिहाइश मखसूस होटल में दी जाएगी। तैयारों के लिए लैंडिंग, रिफ्यूलिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी का बंदोबस्त मुतलका इदारे करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जी न्यूज जावेद असगर चौधरी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। इमरान खान ने कहा कि सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उनका कहना था कि अभी तालिबान की बात पर यकीन करना है, जब तालिबान अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे तो उस वक्त की उसी वक्त देखी जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। मुल्क को हमने अपने पैर पे खड़ा करना है, कोई अपने मुल्क को इस्तेमाल आगे से नहीं होने देंगे। 70 से 80 हजार लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? कभी हमने अपने आप को किसी से इस्तेमाल होने नहीं देना। हम उनकी मदद कर रहे हैं और वही बमबारी कर रहे हैं हमारे पे। 480 ड्रोन अटैक्स किए पाकिस्तान के ऊपर। कभी दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ कि एक मुल्क को अपने ही एलाई बमबारी कर रहा है। हमने अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। सबसे ज्यादा दुनिया को क्या करना चाहिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान में अमन हो। तालिबान कोशिश कर रहे हैं, सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं, तो उनकी मदद करें। ये क्या मतलब कि नहीं जी वो आगे पता नहीं अपनी जुबान पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? भाई जब नहीं होंगे तब देखें, अभी क्यों शुरू हो गए हैं? अभी तो आप करें उनकी मदद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और ईरानी हममनसब से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी है और तालिबान अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को रियासत का सरबराह बनाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और साबिक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मौलवी याकूब को भी सरबराह बनाने पर मुशावरत की गई है। तालिबान क़यादत गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला के बाद हुकूमत का ऐलान करेगी, जबकि हुकूमत के क़याम के बाद भी मरकज़ी क़यादत फौरी तौर पर मंजर आम पर नहीं आएगी। अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन खत्म होने में 5 दिन बाकी रह गए। 24 घंटे के दौरान 19,000 अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला गया है, जबकि तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद करजई को घर में नजरबंद कर दिया। अब्दुल्ला भी काबुल में अपने घर में ही नजरबंद है। तालिबान ने दोनों रहनुमाओं के जेर इस्तेमाल गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। अफगानिस्तान में इंतशार की भारत की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। पंजशेर में जंग के बादल छटने लगे। वादी के मसले पर शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर बड़ी पेशरफ सामने आ गई। पंजशेर वादी फरीकैन का मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक हो गया है। तालिबान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान सूबा परवान के शहर चारिकार में मुज़ाकरात हुए, जिसमें एक दूसरे पर हमले न करने और मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक किया गया। तालिबान वफ़द की क़यादत आमिर खान मुत्तकी ने की। सीनियर सियासतदान हाफिज मंसूर भी मुज़ाकरात में शामिल थे।
میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان کمانڈر قاری فصیح الدین پنجشیر مارکے کی قیادت کر رہے ہیں. انہوں نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ پنجشیر میں لڑائی نہیں ہوگی, معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے گا. اس سے پہلے وادی پنجشیر کے لیڈر احمد مسعود نے امر الصالح کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا تھا. وادی پنجشیر کے قریبی علاقوں میں ہونے والی لڑائی میں دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوا تھا. اور بھارت کی طوطا چشمی افغان سمیت سیاستدانوں کو بھی معلوم ہونے لگی ہے. افغان خاتون رکن پارلیمنٹ رنگینہ کارگر کو دہلی کے ہوائی اڈے سے ہی واپس بھیج دیا گیا. رنگینہ کارگر ترکی میں بیٹھ کر بھارتی حکومت کی بے حسی کا رونا رونے لگی. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. افغان رکن پارلیمنٹ رنگینہ کارگر ان دنوں بھارت کے بارے میں یہی کچھ کہہ رہی ہیں. 20 اگست سے پہلے تک مودی سرکار کے گنگانے والی رکن پارلیمنٹ کو دہلی ایئرپورٹ سے ہی الٹے پاؤں ترکی واپس بھیج دیا گیا تھا, جس کے بعد رنگینہ کارگر کی بھارتی طوطا چشمی پر آنکھیں کھل گئی. رنگینہ کارگر اب شکوہ کرتی پھر رہی ہیں کہ انہیں بھارت سے ایسے ملک بدر کیا گیا جیسے انہوں نے کوئی بڑا جرم کیا تھا. رنگینہ کارگر اب رو رہی ہیں کہ انہوں نے بھارتی سیاست اور ان کے سیاستدانوں کی ذہنیت کو پہلے کیوں نہیں سمجھا. اور اب آپ کو خبر دیں, بلوچستان کے شہر زیارت میں لیویز اہلکاروں کی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے. حملے میں 5 لیویز اہلکار شہید ہو گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کی لیویز فورس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت. وزیر اعلیٰ جام کمال کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. وزیر داخلہ نے واقعے کی رپورٹ متعلقہ حکام سے طلب کر لی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سلیمان کی سیکٹر کا دورہ کیا ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیوی میکنائزڈ بریگیڈ کے جوانوں کی جنگی مشقیں بھی دیکھیں. سپہ سالار نے جوانوں کی تربیتی حربی تیاریوں اور صلاحیتوں پر اظہار اطمینان کیا اور کہا کہ بڑے پیمانے پر خطرے سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں کو مزید نکھارنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے 3 سال کی معاشی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی اور بتایا کہ حکومت کو $20 ارب کا خسارہ ملا تھا. آج کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر صرف $1 ارب 80 کروڑ رہ گیا ہے. سیمنٹ کی فروخت میں 42% اضافہ ہوا. زراعت کے شعبے میں اضافی 1100 ارب روپے کسانوں کو دیے گئے, جبکہ موٹر سائیکلوں, گاڑیوں اور ٹریکٹرز کی فروخت میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے بتایا کہ کورونا کے دوران غریب طبقے کا خیال کرتے ہوئے مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے طریقہ کار کی مثال دی. ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا. سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس کیا, اضافی کیا ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کورونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کورونا کو بھی ہینڈل کیا. وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طرح فوج ہماری حکومت کو گرا دے. مافیا نے ہماری فوج کے خلاف تقریریں کی. مشکلات سے نمٹنے میں خاص طور پر پاک فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم اور وزراء چوری شروع کر دیں تو ملک تباہ ہوتے ہیں, جبکہ قانون کی حکمرانی اسی وقت ہوتی ہے جب قانون سب کے لیے یکساں ہو. یہ جو مافیا ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی, جو سٹیٹمنٹس دی, کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دیں. یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی اور باہر جو پوری, ہمیں پتا ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے, اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے, اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ, اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے.
اور یہ بیسس ہوتا ہے, دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سویلائز سوسائٹی اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا, اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں, ملک تباہ نہیں ہوتا, لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور, اس کے پرائم منسٹر, وزیر, جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں آج ڈیولپنگ ورلڈ, جس کو ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک جو ہیں, ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے, طاقتور قانون سے اوپر ہے. جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر کہا ہے کہ عمران خان نے مہنگائی آسمان پر پہنچا کر ہزاروں لوگوں سے روزگار چھین لیا, جبکہ پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کر دیا. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ عمران خان کی باتیں بڑی اور کارکردگی صفر ہوتی ہے. عمران خان کے 3 سال کے دوران صرف مافیاز کو فائدہ ہوا ہے. وزیراعظم عمران خان کی 3 سالہ حکومت پر عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے 4 بڑے شہروں کے عوام کیا کہتے ہیں, انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں کہتا ہوں جی عمران خان صاحب مصیبت ہیں, اتر جائیں, چلے جائیں. ہمیں سستا مال چاہیے, کھانا چاہیے سستا. مہنگائی نو ڈاؤٹ مہنگائی ہے, لیکن ابھی بھی کچھ بھی نہیں گزرا. 3 سال جو انہوں نے کر دیا. 2 سال ہے وہ اچھی کارکردگی کریں تاکہ عوام ان سے خوش ہو جائے. 3 سال دے وچ عمران خان دی جڑی حکومت آئی ہے نا, انہیں بہت اچھے کام کیتے نے. ہم لوگ تو بالکل مطمئن نہیں ہیں. جو عمران خان نے وعدے کیے تھے تو ان میں سے آج تک جو میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. عمران خان کی 3 سال کی کارکردگی تو نہیں کہہ سکتے, اس کو ان کے کرتوت کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جس کی وجہ سے ان 3 سالوں میں, مطلب اتنے ٹائم میں ہم نے جو مشکلات نہیں دیکھی, ان 3 سالوں میں بڑی مشکلات دیکھی. میں تو سمجھتا ہوں عمران خان نے ملک کو 70 سال پیچھے لے کے گیا ہے. مہنگائی کے لحاظ سے دیکھیں, کاروبار کے لحاظ سے دیکھیں, نوکریوں کے حوالے سے دیکھیں, میں تو اس کو فل فلاپ سمجھتا ہوں. جو خواب یہ نوجوانوں کو اور پاکستان کی عوام کو دکھا کے آئے تھے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے, تو اس کو ڈیلیور کرنے میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. عمران خان جو ہے نا, اس کی اللہ عمر دراز کرے. وہ بالکل جینون کام کر رہا ہے اس وقت. لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ کر کے آ رہا ہے, آنے والوں کے لیے کر رہا ہے, اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا. بہت ساری زیادہ امیدیں وابستہ تھیں ان سے عمران خان سے, لیکن انہوں نے مایوس کیا ہے. نام تبدیلی کا لے رہے ہیں, مگر تبدیلی جو ہے نا, نیا پاکستان پتہ نہیں کب بنے گا, جب یہ لوگ سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد. اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کی 3 سالہ کارکردگی سے متعلق تقریب میں گورنر سندھ عمران اسماعیل عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے اپنی آواز کا تڑکا لگایا, جبکہ ابرار الحق نے گلوکاری کے انداز میں حکومتی کارکردگی بیان کی. تبدیلی سرکار کی 3 سالہ کارکردگی کیسی رہی؟ تحریک انصاف نے عوام کو اپنی کارکردگی بتانے کے لیے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں بڑی تقریب کا اہتمام کیا. تلاوت قرآن کریم کے بعد شرکا کو حکومتی اور حزب اختلاف کی محاذرائی کے گرد گھومتی ڈاکیومنٹری دکھائی. تقریب میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے گلوکاری اور طنز کے تیر برسانے کے فن کا بھی مظاہرہ کیا. تقریب میں معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. پی ٹی آئی رہنما اور گلوکار ابرار الحق نے حکومت کی کارکردگی کو گلوکاری کے منفرد انداز میں بیان کیا. تقریب کی دوسری ڈاکیومنٹری میں حاضرین کو حکومت کے اصلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا. گھر کا مالک بن رہا ہے. اب تک 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول, 55 ارب کی درخواستیں منظور بھی ہو چکی. وفاقی وزیر فواد چودھری اور وزیر مملکت فروخ حبیب نے وزیر اعظم کو 3 سالہ کارکردگی پر مبنی کتاب پیش کی. ایک بکلیٹ تیار کی ہے, کتاب تیار کی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. مختلف شہروں میں تقریب کو براہ راست دکھانے کے لیے تحریک انصاف کی مقامی انتظامیہ نے انتظامات کر رکھے تھے. عدالتی خبریں شامل کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے ججز کی جانب سے ازخود نوٹس لینے کے اصول واضح کر دیے. ازخود نوٹس کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس ہوگا. 5 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کا 20 اگست کا فیصلہ واپس لے لیا. صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق درخواست چیف جسٹس کو بھجوا دی.
कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने असखुद नोटिस लेने के तरीक़ाकार के केस की समाअत की। फाजिल बेंच ने अपने फैसले में असखुद नोटिस का तरीक़ाकार तय कर दिया। फैसला कहा गया है कि असखुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं या उनकी मंजूरी से ही लिया जा सकता है। असखुद नोटिस की समाअत वही बेंच करेगा जिसके पास ज़ेरे इल्तिवा है। आइंदा हर बेंच असखुद नोटिस के इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पेश की गई सहाफियों की दरख्वास्त भी निपटा दी। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई करनी होती है। सहाफी माशरे की आवाज़ हैं। सहाफियों के साथ होने वाली ज्यादती पर कोई दो राय नहीं। सहाफियों की दरख्वास्त बरकरार है, इस पर कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच असखुद नोटिस ले सकता है। असखुद नोटिस की समाअत पर बेंच बनाना और तारीख मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बने हुए हैं। मौजूदा बेंच सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सहाफियों के खिलाफ कुछ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ी होगी। सहाफी अदालत से कभी मायूस होकर नहीं जाएंगे। गफलत, गैर जिम्मेदारी और नाकामी को मुश्तमा किया जाए तो बनता है क्लिफ्टन कराची की रेत में फंसे हुए जहाज को निकालने का ऑपरेशन। 39 रोज में किए जाने वाले 4 ऑपरेशन के दौरान जहाज को खींचने वाले 18 रस्से तोड़वाने के बाद आज फिर से अगले माह तक के लिए ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया। कराची से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मोहसिन। 19 जुलाई से 4 नाकाम ऑपरेशंस का बोझ उठाए ये है MV हैंगटोंग 77 जो खिसकते खिसकते कहीं से कहीं पहुंच गया लेकिन गहरे पानी में ना ले जाया गया। हर रोज जहाज से क्रेन बार्ज और टग बोट्स तक रस्से बांधे जाते हैं। फील्ड बोट रस्से बंधवाने में मदद देती है और फिर रस्से टूट जाते हैं। आज ऑपरेशन के आखिरी रोज के बाद पेशगोई की गई थी कि 8 सितंबर तक बड़ी लहरों की उम्मीद नहीं, लेकिन जहाज जहां था वहीं रहा। 8 सितंबर तक किसी भी रोज हाई टाइड हुआ तो जहाज निकालने की मजीद कोशिश की जाएगी। कैमरामैन नबील अहमद के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज, कराची। वजीर आजम इमरान खान ने मारूफ कमेंटेटर रमीज राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। एहसान मानी वजीर आजम को एतमाद में लेने के बाद ओहदे से मुस्ताफी हो गए। रमीज राजा को बोर्ड कारकुन भी बना दिया गया है। साबिक क्रिकेटर ने इस हवाले से तस्दीक भी कर दी। कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का 264वां उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कोरोना सूरत हाल के पेश नजर महदूद तादाद में ज़ायरीन को मज़ार पर हाजिरी की इजाजत दी गई। इस हवाले से देखिए आसिफ जावेद की रिपोर्ट। लोगों को दीन के रंग में रंग कर जिंदगियां बदलने वाले अजीम सूफी बुजुर्ग व शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 1 रोजा की तकरीबात जारी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया है। एक दिन में भी जो है ना अपना हम हाजिरी के लिए और तमाम जो अजली इंतजामिया के बताए गए SOPs पर हम पूरा अमल करेंगे। मुल्क के तूलो अर्ज से अकीदत से दिली मुरादे पर लाने के लिए ज़ाहिरीन भी आ रहे हैं। दिन ब दिन बाबा जी का जितना नाम है बरे सगीर के एक अजीम सूफी शायर हैं और पूरी दुनिया के इंसान इनको फॉलो करते हैं। बाबा जी को उसके हवाले से जो शान इंतजाम होने चाहिए थे इस तरह इस्तेफा नहीं हुए। सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ हजरत बाबा बुल्ले शाह की पंजाबी शायरी आज भी भटकते हुए दिलों को अल्लाह से रुजू की तरफ माइल करती हैं। कैमरा टीम के साथ आसिफ जावेद, जी न्यूज कसूर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।